Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to talk about three major issues. First is related to disaster जहां पर हम टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. सेकेंड आर्टिकल ग्लोबल सी आइस के बारे में एंड थर्ड आर्टिकल इंडिया नेपाल रिलेशन के बारे में है. आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं. देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. इसमें 40 मेंबर हैं जिसमें इंडिया एक है. इंडिया ने इसे स्टार्ट किया था पूरी कोलिजन को 2019 में. हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये विचार था एंड इसको लॉन्च किया गया था 2020 में. 40 मेंबर्स में यूएस, यूके, जापान, जर्मनी ऐसे कई देश आपके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी जैसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. अभी रिसेंटली इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि देखिए डिजास्टर्स के टाइम पे अक्सर हमें यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि टेलीकॉम सर्विसेज ठप हो जाती है, रुक जाती है, बंद हो जाती है. तो कैसे हम इसके अंदर रेजिलियंस बिल्ड कर सकें ताकि क्लाइमेटीज के टाइम पे भी ये ऑपरेट कर सकें. तो यहां पर वैसे इस जो पूरी कोलिजन का मकसद है वो ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को कैसे रोबस्ट बना सके कि भी वो क्लाइमेटीज को भी विथस्टैंड कर सके, चाहे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो चाहे नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड हो. तो इसमें हमारे चार मेजर ऑब्जेक्टिव है, पांच सॉरी. पहला कि इंफ्रास्ट्रक्चर की रेजिलियंस को हम बिल्ड करेंगे. हम रिसर्च और नॉलेज शेयरिंग के ऊपर फोकस करेंगे जिससे आपस में हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके एंड मोर ओवर हम पॉलिसी मेकिंग में डिजास्टर को मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे ताकि पॉलिसी का वो पार्ट बन सके. इन एडिशन टू दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गोल 13 एंड 9 को अचीव करने में भी ये हमारी हेल्प करेगा जहां पर क्लाइमेट एक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन और इंडस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं. तो वैसे तो इस कोलिजन के अंडर हमने कई सारे अचीवमेंट हासिल की है जिसमें से एक मेजर जो आपके साथ डिस्कस करूं तो यहां पर हम असिस्ट कर रहे हैं पैसिफिक आइलैंड नेशंस को ताकि वो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सके. इवन पोस्ट डिजास्टर असेसमेंट से हम यहां पर कैरेबियन और अफ्रीकन नेशंस को भी हेल्प कर रहे हैं. उसके अलावा भी कई सारे ऑब्जेक्टिव के साथ यहां पर कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए जैसे पार्टनरशिप विद ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक और वेरियस आपके मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके हम फाइनेंस प्रोवाइड कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट बिल्ट हो. यानी एक ऐसा दुनिया की हम बात कर रहे हैं जहां पर नेचर की जो क्लाइमेटीज है उसका इफेक्ट ह्यूमन लाइफ के ऊपर मिनिमम हम कर सके. अब देखिए इस पूरे एरिया में अगर हम बात करें टेलीकॉम सेक्टर कहां फिट इन होता है तो डिजास्टर रिस्पांस के लिए हमें टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करना होता है बिकॉज डिजास्टर को मैनेज करने के लिए कम्युनिकेशन रियल टाइम बेसिस पे होना बहुत जरूरी है. नहीं तो कई बार मिस इंफॉर्मेशन फ्लो करती है जिससे आप ना चाहते हुए भी काफी लोगों की मौत देखते हैं. मतलब कहीं ना कहीं ये आप ये मान के चलो कि कई बार मिस कम्युनिकेशन की वजह से जो डिजास्टर में शायद बहुत कम लोगों की जान जानी थी वहां पर बहुत ज्यादा लोग उससे इंपैक्ट हो जाते हैं. फिर वनरेबिलिटी भी इससे इंक्रीज होती है बिकॉज देखो जो ओवरग्राउंड केबल्स हैं, ये टेलीकॉम टावर्स है, ये आपकी हाई स्पीड विंड से कहीं ना कहीं अर्थक्वेक से फ्लड से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. तो हम चाहते हैं कि भाई इसको इस तरह से बिल्ड किया जाए ताकि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम इंश्योर कर सके टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को इवन ड्यूरिंग द डिजास्टर टाइम. तो अपने सामने यहां पर क्या चैलेंजेस हैं. देखो फिजिकल डैमेजेस का चैलेंज है जो कि मैंने आपको बताया कि हाई स्पीड विंड जो है ये टेलीकॉम टावर्स को तोड़ सकती है. अगर आप ओवरलैंड फाइबर केबल डालते हैं तो इनमें टूटने का खतरा रहता है. कई बार पावर फेलियर के कारण भी आप ये कह सकते हो कि प्रॉब्लम हो जाती है कि ये जो टेलीकॉम जो डिवाइसेस हैं वो ऑपरेट नहीं कर पाते. कोस्टल एरिया में अंडर सी केबल्स के साथ भी प्रॉब्लम आती है. कई बार इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बट ये भी डैमेज हो जाती है जैसे आपने बाल्टिक सी के अंदर देखा होगा. तो यहां पर आप ये समझ के चलें कि हमें क्या करना होगा, अपनी प्रिपेयर्डनेस को इंप्रूव करना होगा जहां पर हमें इंश्योर करना होगा कि कैसे हम इन्हें लाइक फॉर एग्जांपल अगर टावर्स की जगह हम अंडरग्राउंड केबल्स डालते हैं तो वो कितनी बेटर हो सकती हैं या उसके अंदर कॉस्ट कितनी लगेगी, उस कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, उसके लिए टेक्नोलॉजी बिल्ड करना या रियल टाइम बेसिस पे सिस्टम को मॉनिटर करना ताकि कहीं भी डिस्ट्रप्शन हो तो टाइमली एक्शन लिया जा सके. इसके साथ साथ पावर सप्लाई को भी रेजिलिएंट बनाना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज पावर फेलियर के कारण अगर
हमारे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको भी कैसे हम डी रिस्क कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या इसमें सोलर एनर्जी को यूज करके आप उन्हें थ्रू आउट लाइक आप इवन डिजास्टर के वहां पर उन्हें एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, वो चीजें यहां पर आ जाती है। यहां पर आपको इंश्योर करना होगा कि जो लाइक आपकी केबल्स है, अब इन केबल्स के लिए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहां पर एक एरिया है, इस एरिया में ए टू बी पॉइंट की कनेक्टिविटी के लिए हमें अंडरग्राउंड केबल्स को डालना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हर बार अलग अलग कंपनीज अलग अलग गड्ढे खोदते हैं, तो वन डिग वंस पॉलिसी को हमें लेके आना पड़ेगा, जिसमें अंडरग्राउंड यूटिलिटी के लिए चाहे आप वाटर की बात करें, गैस की बात करें, ऑप्टिक फाइबर केबल की बात करें, इन सबको आप एक साथ लेके आओ, एक बारी खड्डा खोदा और उससे ये सभी चीजें आप प्रोवाइड कर दो, ताकि आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। एंड इवन अगर आप देखेंगे तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और बेटर वे में फोकस कर पाओगे, बिकॉज एक जगह अगर आपने मटेरियल यूज करना है तो यू कैन यूज अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल, तो दैट इज देयर। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड आर्टिकल, ग्लोबल सी आइस के बारे में ये आर्टिकल है। अब देखो इसमें बहुत सारा फैक्चुअल डाटा है, फैक्चुअल डाटा को हम थोड़ा नजरअंदाज करते हैं, हम मेजर मुद्दों पे आते हैं। मुद्दा ये है कि अभी आर्टिक और अंटार्कटिक एरिया में कुछ स्टडी कंडक्ट की गई थी, जहां पर फिफ्थ 2025 में यह बताया गया कि हमारा जो आइस कवर है वो समवेयर अराउंड 15.76 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। बट ये पहले से यानी जो 2023 के रिकॉर्डेड डाटा है उससे थोड़ा कम हो गया, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ी चिंता है। तो यहां पर आपको ये समझना होगा कि ये जो हम आइस की बात कर रहे हैं, ये फ्री फ्लोटिंग आइस है, जो आपको कहीं ना कहीं समुद्र के अंदर देखने को मिलते हैं आर्टिक और अंटार्कटिक एरिया में। अब जैसे मौसम ठंडा होता है, पानी ऊपर से जम जाता है, तो हम उस पानी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम मतलब नॉर्मल आइसबर्ग या आइस शीट की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में डायरेक्टली आपके लाइक आप कह सकते हो कि लाइक लैंड पार्ट से ओरिजिनेट करती है। ये डायरेक्टली आपकी ओशन से ओरिजिनेट करने वाली आइस के बारे में यहां पर हमारी डिस्कशन है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हमने वेरियस ओकेजन पे ये देखा है कि जैसे आर्टिक के एरिया की बात करें तो ये श्रिंक कर रहा है आपका। जैसे हुडसन बे में अभी ओशन टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि वहां पर डिले फ्रीजिंग हो रही है। साथ के साथ अंटार्कटिक एरिया की बात करें तो इसमें स्लाइट इंक्रीज 2015 तक देखने को मिला था, बट उसके बाद से कंटिन्यूसली ये एरिया भी आपका श्रिंक कर रहा है। तो कहते हैं इससे क्या चीजें हैं जो इंपैक्ट होंगी। तो कहते हैं कि भाई सबसे पहले आप रीजंस को समझो कि ओशन वाटर गर्म हो रहा है, पहली बात तो क्योंकि वो हीट ज्यादा अब्सॉर्ब कर रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, तो इस वजह से आपकी इन एरियाज में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी जो प्रॉब्लम है, हवा गर्म होने की वजह से भी आपके जो हवा फ्लो कर रही है ओशन के ऊपर से, ये यहां पर फ्रीजिंग को प्रिवेंट कर रही है। इन एडिशन टू दिस, आप ओशन शेल्फ की मेल्टिंग की वजह से जो सॉरी आइस शेल्फ की मेल्टिंग की वजह से अंटार्कटिक एरिया में ये देख रहे हैं कि भाई जो ओवरऑल एल्बिडो वैल्यू है वो डिक्लाइन कर रहे हैं, जिससे इस एरिया में हीट ट्रैप आपका इंक्रीज हो रहा है। एंड इन एडिशन टू दिस, विंड और स्टॉर्म भी आपके आइस कवर को और ज्यादा कम करते जा रहे हैं। तो ये चीजें कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका आइस कवर रिड्यूस हो रहा है, बट इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज अल्बीडो वैल्यू अगर डिक्लाइन करता है तो इससे अर्थ के ऊपर हीटिंग इंक्रीज होगी। अगर हीटिंग इंक्रीज होगी तो ग्लोबल टेम्परेचर जो आप सोच रहे हैं 2 डिग्री सेल्सियस तक रिड्यूस करने का, मतलब कहीं ना कहीं कंटेन करने का पेरिस एग्रीमेंट के अंडर, आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। इन एडिशन टू दिस, आप ये भी देखते हैं कि भाई ओशन सर्कुलेशन के ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आइस अगर आपकी मेल्ट करती है तो इससे वाटर की सैलिनिटी चेंज होगी, जिससे ओशन के करंट्स के ऊपर इंपैक्ट आएगा। एंड इवन अटलांटिक मेरिडियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, इसके ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे ना केवल मॉनसून जो इंडिया में आता है उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा, बल्कि वेदर सिस्टम के ऊपर भी और मरीन इकोसिस्टम के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। अब क्योंकि सैलिनिटी चेंज हो रही है तो इससे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि जो आपकी स्पीशीज सॉल्टी वाटर में अपने पूरे जीवन में रही हैं, अगर सैलिनिटी डिक्लाइन हुई तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा, जिससे उनकी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं रिड्यूस हो सकती है। इन एडिशन टू दिस, पोलर बियर, सील, क्रिल, जो आप ये कह सकते हो कि आइस वाले एरिया में रहते हैं, वो भी सरवाइव नहीं कर पाएंगी, तो वो भी आपकी बायोडाइवर्सिटी यहां पर डिक्लाइन कर सकती है। इन एडिशन टू दिस, कोस्टल एरिया जैसे इंडिया का
7500 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है, तो लो लाइंग एरिया में यहाँ पर फ्लडिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर कई सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट में कोशिश की जा रही है कि क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। तो यहाँ पर जैसे पेरिस एग्रीमेंट का आप एग्जांपल ले सकते हैं, यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑन ऑफ ओशन साइंस के ऊपर आप फोकस करें तो यहाँ पर रिसर्च एंड ओशन क्रायोस्फीयर इंटरेक्शन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया था, उसको प्रमोट करने की कोशिश की गई थी। अब इन सभी के लिए हम इंडिया में भी एफर्ट डाल रहे हैं। जैसे सिक्योर हिमालय हमने एक स्कीम निकाली थी, ऐसे ही हमने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर हिमालय के बारे में भी बात की है। तो यहां पर हमारा फोकस भी यही है कि कैसे हम इंडिया के अंदर कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर सके। इसके लिए जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की बात हो या रिसर्च को प्रमोट करने की बात हो, तो हम उन सब चीजों के ऊपर भी यहां पे फोकस कर रहे हैं। अब लास्ट में ये कहा जाता है कि देखो डाटा अगर हम देखें तो आईपीसीसी ने भी ये कहा था कि भाई 2050 तक आपके पोलर एरिया में आइस कवर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। एंड ऐसे ही नासा की स्टडी में भी हमें देखने को मिला है, एंड सेम हमें यूरोपियन यूनियन की भी स्टडी में देखने को मिला है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला आर्टिकल है, अभी एक नेपाल की स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट कर लिया उड़ीसा के अंदर। तो यहां पर यह पूरा मुद्दा है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT के बारे में। यहां पर बिकॉज उस स्टूडेंट के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था, तो जिसकी वजह से यहां पर एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। अब हुआ क्या कि यहां पर नेपाली स्टूडेंट ये कहते हैं कि उनको फोर्सफुली हॉस्टल से बाहर निकाला जा रहा है, कटक रेलवे स्टेशन पे उन्हें छोड़ दिया और आगे जाने तक का भी उनके पास कोई चारा नहीं था। मींस जो वहां की टीचर्स है, या आप टीचर्स भी नहीं बोलेंगे, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने उन्हें फोर्सफुली हॉस्टल से निकाल के उन्हें कहा कि भाई आप अपने घर वापस चले जाओ। अब घर वापस जाने के लिए पूरी तरह से उनको कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया गया, जिसको यहां पर नेपाल गवर्नमेंट क्रिटिसाइज कर रही है। तो कहा जाता है कि भाई गवर्नमेंट का इसमें क्या रिस्पॉन्स है। तो गवर्नमेंट ने एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात की है एंड एक हाई लेवल होम सेक्रेटरी लेवल के पर्सन को यहां पर कहा है कि आप कमेटी को चेयर कीजिए और इस पूरे मुद्दे की जड़ तक पहुंचे। नेपाल गवर्नमेंट इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए कह रही है कि भी आप यहां पर इंश्योर कीजिए कि सेफ्टी नेपाली स्टूडेंट्स की इंश्योर की जा सके। तो यहां पर इंडिया और अगर हम बात करें नेपाल के रिलेशन की, तो हिस्टोरिकली भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एंशिएंट टाइम में हमारे हिस्टोरिकल, कल्चरल और रिलीजियस टाई रहे। जैसे बुद्धिज्म को लेके हमारा जो कल्चर है वो आपको कहीं ना कहीं उसका इम्पेक्ट नेपाल में भी देखने को मिलता है। हमारी आपस में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है, जिससे हमारे बायलैटरल रिलेशन की डेफिनेशन तय होती है, जिसमें हम पीपल टू पीपल टाई, ट्रेड एंड म्यूचुअल सिक्योरिटी कॉपरेशन के ऊपर फोकस करते हैं। अगर जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो नेपाल, इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट है जो कि स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड हमने इवन जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन थी नेपाल की, उसके अंदर भी इन्हें हेल्प की थी 2008 में। तो अभी हम नेपाल और इंडिया के ट्रेड रिलेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 60% नेपाल का जो ट्रेड है वो इंडिया के साथ ही है। एंड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर इन्हें ड्यूटी फ्री एक्सेस है इंडियन मार्केट का। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो यहां पर क्रॉस बॉर्डर रेलवे के ऊपर हमने फोकस किया है, रोड्स कंस्ट्रक्शन के ऊपर, चेक पोस्ट के ऊपर, इवन पेट्रोलियम पाइपलाइंस। इवन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा और डीप चले जाएं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कई प्रोजेक्ट्स में, जैसे अरुणा, अपर करनाली जैसे प्रोजेक्ट्स में, पंचेश्वर जैसे जो हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं, हम साथ मिलके यहां पर एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं। एंड डिफेंस कॉपरेशन में भी हम बढ़ चढ़कर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। जहां पर इंडिया की गोरखा रेजिमेंट में यहां पर एक लॉन्ग स्टैंडिंग आपका ट्रेडिशन है कि नेपाली सिटीजन्स को भी इसमें जगह मिलती है। इवन एक्सरसाइज सूर्य किरण में भी हम एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करते हैं ताकि डिफेंस कॉपरेशन को हम इंप्रूव कर सके। मिलिट्री ट्रेनिंग, इक्विपमेंट्स, इन सब के लिए हम नेपाल को यहाँ पे हेल्प करते हैं। बट पिछले कुछ समय से जब से चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में इंक्रीज हुआ है, तो इंडिया और नेपाल के रिलेशन अच्छे नहीं रहे। हमारे कुछ लैंड डिस्प्यूट्स भी हैं नेपाल के साथ, बॉर्डर डिस्प्यूट, जैसे चाहे काला पानी टेरिटरी की बात की जाए या सस्ता डिस्प्यूट की बात की जाए। एंड इवन वेरियस ओकेजन पे नेपाल हमें क्रिटिसाइज करता है कि भाई हम बिग ब्रदर की जगह बिग बुली हैं,
जो कि कहीं ना कहीं 1950 की जो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है उसमें उसे ट्रू जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो वैल्यू नहीं देते हैं। अब यहां पे आपको यही समझना होगा कि हमने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। इवन 2015 में भी जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था तो वी वर द फर्स्ट रिस्पोंडेंट और हमने $1 बिलियन की हेल्प की थी इन्हें। एंड इवन वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंडर हमने कोविड-19 की वैक्सीन भी इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की थी। अब नेपाल पीपल टू पीपल टाई के लिए भी जाना जाता है बिकॉज जैसे इंडियन रिलीजन में, हिंदुइज्म में पशुपतिनाथ मंदिर का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो बहुत सारे हमारे हिंदू जो आपके यात्री होते हैं वो ट्रेवल करते हैं पशुपति। एंड इवन बुद्धिज्म के लिए जैसे लुम्बिनी एक इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी बहुत सारे इंडियन पिलग्रिमेज को यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लाइक टूरिज्म को भी हम यहाँ पर इनकी प्रमोट करते हैं। एंड इवन जैसे नेपाल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंडिया के अंदर हम स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी एजुकेशन के लिए इंडिया के ऊपर फोकस कर सके या इंडिया आके अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सके। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल अच्छे लगे हों एंड आपको इन सभी आर्टिकल्स के बारे में जो भी रिक्वायर्ड था यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया है। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।